Good morning, dear students. You are warm welcome on Dalton classes. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 8वीं का चैप्टर 5वां, जिसका नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो देखिए, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं? इसका उत्तर देखिए। सीएनजी की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। और एलपीजी, सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एलपीजी होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस और एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी का प्रयोग जो है आमतौर पर वो वाहनों में किया जाता है। एलपीजी का प्रयोग सामान्यतः जो रसोई घर होते हैं ना, गैस सिलेंडर होते हैं, गैस सिलेंडरों के अंदर इनका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। तो उत्तर पर चलते हैं अब। सीएनजी और एलपीजी का उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूषणकारी स्वच्छ ईंधन होने के साथ साथ सस्ते भी हैं। अब जैसे रसोई घर में हम एलपीजी गैस का प्रयोग करते हैं, तो ये एलपीजी गैस कोई धुआं नहीं छोड़ती है, तो ये कम प्रदूषणकारी है, स्वच्छ ईंधन है, ना तो पीछे राख छोड़ती है ना ही धुआं छोड़ती है, और सस्ती भी है। ठीक है। सीएनजी और एलपीजी का अधिक लाभ ये है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है। इनको सीधा ही जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जा सकती है, और इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से भी हो सकती है। इसलिए इसका ईंधन के रूप में इनका प्रयोग करने के लाभ हैं जो आपको याद रखने हैं। दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है? आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर, पहले कोलतार का प्रयोग करते थे, लेकिन आजकल करते हैं कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है। तो बिटुमिन आपको याद रखना है कि वर्तमान में सड़क निर्माण के लिए बिटुमिन का प्रयोग किया जाता है, जो एक पेट्रोलियम का उत्पाद है, पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। वर्णन कीजिए, मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है? जो मरी हुई वनस्पति है ना, उसे कोयला कैसे बनता है? यह प्रक्रम क्या कहलाता है? उत्तर देखिए। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व जलीय क्षेत्रों के घने वन, जो बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण मृदा के अंदर दब गए थे, उनके ऊपर अधिक मृदा दब जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए थे। जैसे जैसे वह गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित होते गए। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। तो इसमें 2-3 बातें आपको याद रखनी है कि जो कोयला होता है वो मृत वनस्पति से बनता है। वनस्पति का मतलब होता है पेड़ पौधे। जैसे पहले जलीय क्षेत्रों में घने वन होते थे, वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों से। जैसे जलीय क्षेत्रों में पहले बहुत सारे वन हुआ करते थे, कोई प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़ या भूकंप से वो पेड़ सारे दब गए, उनके ऊपर धीरे धीरे मिट्टी आती गई और वो धीरे धीरे और ज़्यादा गहरे होते गए और उनका ताप भी बढ़ता गया। तो ताप भी बढ़ गया और दाब भी बढ़ गया। तो उच्च दाब और उस ताप पर जो ये पेड़ पौधे थे, जो मिट्टी के अंदर दबे हुए थे, वो धीरे 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 कोयले में परिवर्तित हो गए। ठीक है। और इस प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। ये प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला खालिस्तान क्या है? खालिस्तान तथा खालिस्तान जीवाश्म ईंधन है। कोयला तथा पेट्रोलियम। कोयला तो वनस्पतियों से प्राप्त होता है। वनस्पतियाँ क्या? पेड़ पौधे। पेड़ पौधों के गलने सड़ने टूटने से वो मिट्टी के अंदर दब गए तो कोयला बन गया। अब जो पेट्रोलियम है किससे प्राप्त हुआ? ये जीव जंतुओं से। जो समुद्र में काफ़ी सारे जीव जंतु रहते हैं ना, तो समुद्र में जो जीव जंतु हैं वो मरने के बाद नीचे तल में जमा हो जाते हैं, और वो भी किस में बदल जाते हैं? ईंधन में बदल जाते हैं। तो ये जो कोयला और जो पेट्रोलियम है, ये दोनों ही जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है। तो पहले खालिस्तान में क्या आ जाएगा? कोयला और पेट्रोलियम आ जाएगा। दूसरे पर चलते हैं।
पेट्रोलियम के विभिन्न संगठनों को पृथक करने का प्रक्रम। अब पेट्रोलियम जो है ना, इसके अलग अलग संगठक होते हैं, जैसे कि एलपीजी, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, ये सारे पेट्रोलियम से अलग किए जाते हैं। तो इनसे ये संगठक अलग करने, पृथक करने के प्रक्रम को परिष्करण कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? परिष्करण। परिष्करण का मतलब शुद्धिकरण भी एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि पेट्रोलियम से अलग अलग पदार्थ शुद्ध करके निकालना, ठीक है, उसे परिष्करण कहलाता है। ठीक है, तो परिष्करण आ जाएगा। तीसरे खाली स्थान पर चलते हैं। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस को सीएनजी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में, छोटी फॉर्म में। सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं, जो वाहनों के लिए कम प्रदूषक ईंधन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित के सामने सत्य असत्य लिखिए। पहला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है, तो ये असत्य आ जाएगा। जीवाश्म ईंधन तो जीवों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। दूसरा देखिए, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है। बिल्कुल गलत। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी तो बहुत ही अच्छी गैस है, ये तो कम प्रदूषक फैलाती है। इसका प्रयोग वाहनों में करना अच्छा होता है क्योंकि ये कम प्रदूषक फैलाती है। तीसरे पर चलते हैं। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। बिल्कुल सत्य है। जो कार्बन होता है ना, उसका शुद्ध रूप क्या है? कोक है। और ये आपको याद भी रखना है, कोक जो है कार्बन का शुद्ध रूप है। शुद्ध कार्बन किसे बोलेंगे? कोक को बोलेंगे। तो ये बिल्कुल सत्य है। 4 पर चलते हैं। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ये भी सत्य है। कोलतार लगभग 200 पदार्थों के मिश्रण से बनता है, तो इसीलिए काफ़ी सारे पदार्थों का ये मिश्रण हम कह सकते हैं कोलतार। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। बिल्कुल गलत। मिट्टी का तेल भी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होता है, जो एक जीवाश्म ईंधन है। तो ये भी क्या आ जाएगा? गलत आ जाएगा। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों हैं? जो जीवाश्म ईंधन हैं, इनको समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन बोले गए हैं। प्राकृतिक संसाधन वे होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। समाप्त होने वाले वे होते हैं जो लगातार प्रयोग करते रहे तो कुछ समय के बाद वो समाप्त हो जाते हैं। जीवाश्म ईंधन वो होते हैं जो जीवों के अवशेषों से मिलते हैं। तो इसका उत्तर आप देखिए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं क्योंकि मृत जीवों को ईंधन में परिवर्तित होने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है। तो जीवाश्म ईंधन बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। उपलब्ध भंडार फिर सिर्फ कुछ सालों तक के लिए ही पर्याप्त हैं, और ये कुछ सालों तक के लिए पर्याप्त हैं, इसलिए हमें इनका न्यायोचित प्रयोग करना चाहिए। मतलब इनको देखकर या कम प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इनको बनने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग हमें कम करना चाहिए। प्रश्न नंबर 7 पर चलते हैं। कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। कोक क्या है? कार्बन का शुद्ध रूप है। इसके लक्षण और उपयोग आपको बताने हैं। देखिए, उत्तर देखिए, यह कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। कठोर होता है, इसमें छिद्र होते हैं, सरंध्र है, और काला रंग में काला होता है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। इसका उपयोग क्या याद रखोगे? इस्पात, जो स्टील होता है ना, स्टील, उसको हिंदी में इस्पात बोलते हैं। तो स्टील बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरा, धातुओं की निष्कर्षण, निष्कर्षण होता है धातुओं को निकालना, धातुओं को शुद्ध रूप में प्राप्त करना, उसके निष्कर्षण, निष्कर्षण की क्या बोलेंगे? निकालना। तो धातुओं को निकालने में कोक का प्रयोग किया जाता है, और इस्पात, स्टील बनाने में कोक का प्रयोग किया जाता है। 8 के प्रश्न पर चलते हैं। देखिए 8 का प्रश्न क्या है? पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। अभी हमने ऊपर बताया भी था कि जो पेट्रोलियम है वो समुद्री जीवों से बनता है। तो देखिए वो कैसे बनता है। उत्तर देखिए इसका, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए।
पहले तो ये जीव तैरते हैं मरने के बाद, लेकिन फिर धीरे धीरे तली में जाकर, पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तह द्वारा ढके गए। रेत और मिट्टी की परत इनके ऊपर आती गई। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप तथा उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में, तो लाखों वर्षों में जो जीव मिट्टी के अंदर दब गए थे, वहाँ वायु भी नहीं थी, तो वायु की अनुपस्थिति में तापमान काफ़ी ज़्यादा था, तो उच्च ताप पर उनके ऊपर दाब भी काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि वो नीचे थे। तो उच्च दाब पर ये मृत जीव धीरे धीरे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों में परिवर्तित होते गए। इस प्रकार पेट्रोलियम बना है, तो ये आपको याद रखना है। प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। निम्नलिखित सारणी में 1991 से 97 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित कीजिए। वर्ष में कमी और प्रतिशतता वाई एक्सिस तथा एक्स एक्सिस पर आलेखित कीजिए। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये आंकड़ा दिया हुआ है वर्ष 2004, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इस प्रकार ये आंकड़ा दिया हुआ है। तो इसको ग्राफ पर आप ऐसे दिखा सकते हैं। ये आपने एक्स एक्सिस बना लिया, ये आपने वाई एक्सिस बना लिया। एक ग्राफ पेपर लेके आएंगे, इस प्रकार का आएगा और आप वर्ष के अनुसार और अपनी जो आंकड़े दिए हुए हैं उसको आप मिलाते जाएंगे और ये ग्राफ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है ग्राफ बनाना। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ की मुख्य परिभाषाएं हम देख लेते हैं। ये कोयला और पेट्रोलियम है आपके एनसीईआरटी की बुक से। तो देखिए, सबसे पहले अक्षय प्राकृतिक संसाधन, ये वे संसाधन होते हैं जो असीमित मात्रा में उपस्थित हो, असीमित का मतलब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होते हैं और मानव क्रियाकलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं। ये मानव के द्वारा कभी खत्म नहीं होंगे। उन प्राकृतिक संसाधनों को अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का प्रकाश है, ये कभी खत्म नहीं होता है। वायु है, ये भी कभी खत्म नहीं होती है, तो ये अक्षय प्राकृतिक संसाधन हुआ। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं वे हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं, कम मात्रा में होते हैं और मानव के द्वारा वो खत्म कर दिए जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि वनों को काटते गए तो खत्म हो जाएंगे। वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं। चलिए अगली परिभाषा पर हम चलते हैं। कोयला। कोयला देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये कोयले का रंग काला दिखाया हुआ है। ये कोयला इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो ये आपको अच्छी प्रकार से पढ़ना है। इसका प्रयोग, कोयले का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जैसे पहले ट्रेनों में करते थे ना, ट्रेन चलाने के लिए। आजकल इसका प्रयोग फैक्ट्रियों में किया जाता है, विद्युत वगैरह प्राप्त करने के लिए विद्युत जो संयंत्र हैं वहाँ पर किया जाता है। कोयले की कहानी हमने पढ़ चुके हैं कि कोयला कैसे प्राप्त होता है। घने सारे वन थे और वो वन मिट्टी के नीचे दबते गए किसी प्राकृतिक आपदा से, और वो धीरे धीरे किस में परिवर्तित हो गए, कोयले में परिवर्तित होते गए। तो मृत वनस्पतियों से कोयला बना है और इस प्रक्रम को कार्बनीकरण कहते हैं, ठीक है ना। कार्बनीकरण किसे कहते हैं? मृत वनस्पतियों के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में मृत वनस्पतियों का कोयले में परिवर्तन होना कार्बनीकरण कहलाता है, ठीक है। ये देखिए कोयले की एक खान दिखाई हुई है चित्र में। कोयले की जैसे पहाड़ होता है ना, पहाड़ पत्थर की खान होती है, उसी प्रकार कोयले की भी खान होती है। कोक। कोक देखिए, कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। ये कार्बन का शुद्ध रूप है और इसका उपयोग इस्पात बनाने में और धातुओं को निकालने में किया जाता है। ये हमने प्रश्न के अंदर पढ़ा था। कोलतार। ये कोलतार इस प्रकार का होता है, आप देख रहे हैं चित्र के अंदर। ये अप्रिय गंध, इसमें से दुर्गंध आती है। अप्रिय गंध एक गाढ़ा द्रव होता है, द्रवित पदार्थ होता है, 200 पदार्थों से मिलकर बनता है। इसके काफ़ी सारे उपयोग हैं विद्यार्थियों, ये आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं। जैसे इसका उपयोग संश्लेषित रंग, जैसे डाई वगैरह बनाने में जो बालों के करते हैं। औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री, ये बनाने में किया जाता है। मोथ, जो कीड़े मकोड़े भगाने के लिए जो हम चौक लेके आते हैं ना, जिसे लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, वो भी ये बनाने में किया जाता है। नेफ्थलिन की गोलियां भी इससे बनाई जाती हैं, ठीक है ना। नेफ्थलिन की गोलियां जो कीटों को भगाती हैं वो भी किससे बनाई जाती हैं? कोलतार से बनाई जाती हैं, ठीक है ना। पहले सड़कों को बनाने में कोलतार का प्रयोग किया जाता था, लेकिन आजकल किसका प्रयोग करते हैं? आजकल बिटुमेन का प्रयोग करते हैं। तो आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। कोल गैस। ये कोल गैस क्या होती है? जब कोयले से कोक बनाते हैं ना, जब हम कोयले से क्या बनाते हैं? कोक बनाते हैं, तब ये एक गैस निकलती है जिसे कोल गैस कहते हैं, ठीक है। अगर आगे चलते हैं,
पेट्रोलियम हमने पढ़ा है, पेट्रोलियम समुद्री जीवों के नीचे जमने से मरने के बाद और धीरे धीरे उच्च दाब और उच्च ताप पर लाखों वर्षों में समुद्री जीव पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना। और विश्व का पहला तेल कुआं पेनिसलवेनिया में है। पेनिसलवेनिया याद रखना है, अमेरिका में है। ठीक है ना। पेट्रोलियम का परिष्करण में होता है इससे पेट्रोलियम के घटक अलग अलग करना। ठीक है, पेट्रोलियम के घटक अलग अलग करना। ठीक है, ये पेट्रोलियम परिष्करणी ये फैक्ट्री दिखा रखी है। ठीक है ना, जहाँ पर पेट्रोलियम के घटक अलग अलग किए जाते हैं। ये टेबल आपको याद रखनी है। जैसे पेट्रोलियम से कौन कौन से संघटक अलग अलग किए जाते हैं। LPG, इसका प्रयोग घरों में ईंधन के रूप में करते हैं। पेट्रोल गाड़ी चलाने में करते हैं। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप वगैरह या वायुयान, जो हवाई जहाज होते हैं ना, जेट वायुयान ऊपर भेज जाते हैं, उनके चलाने में मिट्टी का तेल प्रयोग किया जाता है। डीजल, जो बड़े मोटर वाहन होते हैं डीजल चलाने में, डीजल उनमें डाला जाता है। स्नेहक तेल, ग्रीस वगैरह होता है ना, जो स्नेहक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ग्रीस है, मोबिल है, ये गाड़ियों की सर्विस में यूज़ किया जाता है। पैराफिन, मोम का प्रयोग मरहम, मोमबत्ती या वैसलीन बनाने में किया जाता है। ठीक है ना, मरहम मोमबत्ती बनाने में काम आती है, ये भी पेट्रोलियम से निकलती है। बिटुमिन का प्रयोग रोड बनाने में और पेंट करने के लिए किया जाता है। ये पेट्रोलियम के संघटक हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने पढ़ ली हैं। ये PCRA, इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखना है। ठीक है ना, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। ठीक है, ये पेट्रोलियम प्रदूषण से कैसे बचा जा सकते, पेट्रोलियम को कैसे बचाया जा सके, इनके ऊपर ये काम कर रही है। ठीक है ना। CNG हमने पढ़ लिया, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसी प्रकार LPG हमने पढ़ लिया, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आपका लेसन पूरा हुआ।